तो कभी ऐसा क्षण आया हो आपके पास जो इतनी डिफ़िकल्टीज़ में आपको लगा हो नहीं यार अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया है, क्योंकि इतना करने के बावजूद भी अगर ये चीज़ें नहीं गेन कर पा रहे हैं तो फिर क्या है? नहीं नहीं, इसलिए नहीं आया कि मैं गेन करता रहा। मेरी चीज़ें बढ़ती गई हमेशा, ईश्वर मुझे बढ़ाता गया। जैसे आपने देखा कोई फल लगता है और बहुत छोटा लगता है वो फल, और उस फल की तरह मैं बढ़ता चला गया। आज भी उसी फल की तरह बढ़ रहा हूँ मैं। तो मुलायम सिंह जी तो मिले थे? हाँ, मिला हूँ। तो कांग्रेस मुलायम सिंह तो चल ही रही थी। मैं नेताजी से मिला हूँ, और नेताजी की इतनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। उनको धरतीपुत्र कहा जाता है। वो बाकी धरतीपुत्र थे, ऊपर से चल के बता देते थे कौन से ज़िले में जा रहे हैं, मिट्टी को देख कर बता देते। इतना किसान और इतने मिट्टी का व्यक्ति कौन हो सकता है? तो क्षेत्र के बहुत सारे, अभी मैं कैसे गांव हैं तो आज़ादी के बाद तक वहाँ रोड नहीं बन पाया। जो 10 साल पहले प्रस्तावित हो गए थे रोड हमारे, उसके ज़माने में जब हमारे विधायक हुआ थे कांग्रेस के, उनके हटने के बाद वहाँ तक रोड नहीं बन पाई वहाँ तक। आज भी ऐसे 1-2 गाँव में। ये तो सरकार क्या आंख बंद करके काम कर रही है या कान बंद करके काम कर रही है या किसी की नहीं सुनना चाह रही है, तो सरकार जाने। स्कूल बंद करने का क्या काम था? आपने ठेकाओं को बढ़ा दिया, हर गांव में अपने शराब के ठेके दे दिए और स्कूलों को बंद कर दिया। हमारे देश को कहाँ ले जाना चाहती है सरकार? अब बताइए। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मिले। उन्होंने हमसे कहा कि शर्मा जी कुछ परिस्थितियों बस हम आपका टिकट चेंज कर रहे हैं। और जो मेरे पास दूसरी बार हो रहा था, उधर राहुल गांधी के साथ भी हुआ, उधर अखिलेश भी आ गए। तो आपको बोलने की पड़ी क्या ज़रूरत थी कि मैं अभी पर्चा दाखिल करने नहीं गया हूँ, अभी मैंने दाखिल मैं अपने कह देते मैंने कर दिया है। मैं आपको बताऊं, ये राजनीति है, राजनीति में थोड़ा बहुत तो सुनिएगा, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, और वो भी अपने नेता से तो नहीं बोलूँगा। इसे मैं नेता मानता हूँ, उससे झूठ नहीं बोलूँगा। जनता राजेश शर्मा जी को ही क्यों चुनेगी? अच्छा क्वेश्चन है आपका। अब जनता उसको चुनना चाहती है झूठ ना बोले। अब जनता चुनना चाहती है कि जो हमारे लिए रोजगार स्थापित करे। अब जनता चाहती है कि हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे। अब वो जमाना नहीं रहा कि वहाँ के पंडित जी ने कह दिया पूरे गांव के लिए, वहाँ के ठाकुर साहब ने कह दिया, या वहाँ के किसी और ने कह दिया पूरे गांव के लिए कि वहाँ वोट पड़ जाएगा। अब ये नहीं है। अब प्रत्येक व्यक्ति सामने देखता है मेरा कैंडिडेट कौन है, प्रत्येक व्यक्ति देखता है मेरे लिए कैसा रहेगा जी। अब जनता चाहती है अपने क्षेत्र का विकास। जनता हमको भरपूर प्रेम कर रही है, जनता हमको जिताएगी, और हम उत्तर प्रदेश में सरकार भी बनाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ में सरकार बनाएंगे। और जो अखिलेश जी का विजन है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विजन है, जो उनको सामाजिक और उनके क्या नाम है विकास का विजन है, मैं उनसे प्रभावित हूँ। नमस्कार दर्शकों, मैं ही विनोद जून, सी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे शख्सियत जिन्होंने राजनीति कैरियर से लेकर स्कूल तक का सफ़र तय किया है। मैं बात कर रहा हूँ फतेहाबाद से हमारे बीच इस समय बैठे हुए हैं श्री महावीर जी पब्लिक स्कूल के चेयरमैन राजेश शर्मा जी। राजेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद साहब, आपको, आपकी टीम को पूरा धन्यवाद साहब। जैसा कि आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे आपका परिचय और आपका जो अभी कैरियर, राजनीति पॉइंट पे हम बाद में आते हैं, पहले सबसे पहले आपका जीवन परिचय हो जाए और कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे कैसे आप लोगों का आना जाना हुआ, कहाँ से रहे, क्या निकासी है? बेसिकली हम फतेहाबाद के ही रहने वाले हैं, अपनी विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा है। मेरे पिताजी एक किसान थे, और बेसिकली हमारा जो गांव है वो फतेहाबाद से बिल्कुल सटा हुआ गांव है, शमशार रोड पर गांव पड़ता है मेरा। तो मैंने गांव और शहर की ज़िंदगी थोड़ी थोड़ी दोनों जी थी। तो गांव की ज़िंदगी में जो मुझे संघर्ष और जो चिंता हैं और जो लोगों के दुख और दर्द देखा मैंने गांव की ज़िंदगी से लोगों का, तो उससे ऐसा प्रेरणा मिली, उससे ऐसी सीख मिली कि हम लोग अच्छे पढ़ पाए, लेकिन गांव के लोग पढ़ नहीं पा रहे थे। गांव के लोग अच्छे, जो बच्चे हैं किसान के, मजदूर के, वो ठीक से स्कूल नहीं पहुंच पा रहे थे, अच्छे स्कूल नहीं मिल पा रहे थे। तो एक प्रेरणा रही कि हम समाज के साथ जाएं, समाज का काम करें, समाज हित में काम करें। तो हमने कई सामाजिक संगठनों में भी काम किया, और इसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर क्या नाम है थोड़ा सा आगे बढ़े और समाज सेवा में आगे बढ़े हम लोग। ये कौन से सन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जब अच्छे स्कूल नहीं थे? मैं बात कर रहा हूँ 90 के दशक के। 90 के दशक में वहाँ अच्छे स्कूल नहीं थे। एक वहाँ पर जनता इंटर कॉलेज करके एक कॉलेज था, यूपी बोर्ड का। यूपी बोर्ड का। यूपी बोर्ड मोस्टली अच्छे स्कूल थे उस समय, तो जैसे भी काम कर रहा था उसमें बहुत सारे स्कूल थे। तो एक ही स्कूल था,
वहाँ पर हाई स्कूल इंटर स्कूल का जो एरिया था वो एक ही स्कूल था वहाँ पर, और उसमें भी जो बच्चे आते थे वो मेरिट से आते थे। उनकी अंक अच्छे आए हैं उनके, मतलब हाई स्कूल में तो इंटर में उनको मिल जाता था। अगर उनके अंक नीचे से 9th और 8 से ठीक रहे तो ना हाई स्कूल मिलता था। और उस समय भी जो बहुत सारे बच्चे हैं वो वंचित रह जाते थे। अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो इंटर पास नहीं कर पाते, कहीं प्राइवेट जा रहे हैं, कहीं दूर दराज जा रहे हैं, वहाँ से इंटर करते थे। और शिक्षा का बड़ा अभाव था तो उसको देखते हुए हम लोगों को लगा कि हम लोग जो गरीब मजदूर है, किसान हैं, उनके साथ हम लोग जुड़ें और शिक्षा को किसी तरह आगे बढ़ाएं। और शिक्षा क्षेत्र को जब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे, अब डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे क्षेत्र का, तो इस वजह से हम लोग वहाँ से हमने देखा कि शिक्षा का अभाव है, शिक्षा को किसी स्तर से बढ़ाना चाहिए तो बढ़ाएं। नहीं, तो उस समय का दौर जो था आपका, वो तो सब यूपी बोर्ड का था, सरकारी स्कूलों का था। तो क्या अगर निजी स्कूलों की अगर बात करते हैं आपके क्षेत्र में, जो कि बहुत डेवलपमेंट वाला क्षेत्र तो है नहीं, या 90s में और भी ज़्यादा नहीं रहा होगा, वो और ज़्यादा काफ़ी कुछ वहाँ पे चीज़ें नहीं होंगी, डेवलपमेंट नहीं होगा, तो क्या निजीकरण हो गया था स्कूलों का बहुत सारे वहाँ पर हाँ, आसपास? निजीकरण होना स्टार्ट हो गया था 90। स्टार्टिंग थी वो, हाँ, स्टार्टिंग कह सकते हो आप, स्टार्टिंग कह सकते हैं आप जी। हो रहा था। लेकिन निजीकरण भी शहरी क्षेत्र में अच्छा हो रहा था, शहरी क्षेत्र में अच्छे विद्यालय बन रहे थे। हमारे जो ग्रामीण है, जो फतेहाबाद है हमारा, उसकी तरफ हम देखा जाए हम, तो वहाँ पर लोगों का निजीकरण के लिए भी ज़्यादा वो नहीं था। और सरकार का भी एक विद्यालय था वो बच्चियों के लिए था, और दूसरा विद्यालय हमारा क्या नाम है जो था वो बच्चों के लिए, लड़कों के लिए था। हमारे पास कोई डिग्री कॉलेज नहीं था, हमारे पास किसी तरह का कोई बीएड कॉलेज नहीं था, हमारे पास कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था वहाँ पर। तो जो बच्चा इंटर करने के बाद में या तो आगरा आता था तो उसे एजुकेशन मिलती थी, जो आगरा नहीं आता था। और किसान कहाँ रोज़ आगरा जाना, डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा, आगरा भी काफ़ी ज़्यादा था, फतेहाबाद में, तो वो बच्चे बेचारे इंटर करने के बाद ही रह जाते थे और अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाते। तो बड़ा दुर्भाग्य के उस समय विषय रहता था कि किसी तरह से बच्चे को एजुकेशन नहीं मिलेगी तो हम अपनी विधानसभा को, अपने क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाएंगे, हमारा चिंता का विषय रहता था। हम हमेशा चिंता करते थे। उसी समय भी हम कुछ लोग कुछ बच्चों की हेल्प भी करते थे। हमने एक ग्रुप भी बनाया था कुछ बच्चों ने, तो उसमें बच्चों की हम हेल्प करते थे कि भाई आप बहुत अच्छे पढ़ने वाले हो, आप आगे पढ़िएगा, आप आगे जाइएगा, और इंटर करने के बाद आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। तो ऐसा भी हम लोगों का, तभी से हमारे अंदर एक सामाजिकता का, एक सामाजिक सेवा करने का एक अवसर हम लोगों को ऐसा लगा कि हमें करना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ही पुण्य का कार्य होगा। उस समय हमने करना चाहिए। उस समय फिर आपने स्कूल खोला? उस समय स्कूल नहीं खोला, हम लोगों ने अपनी भी ग्रेजुएशन की और उसके बाद हम आगे बढ़े। तो हम लोगों ने कहा कि हम यहाँ डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। कुछ हमारे अनाथ बच्चे रहते थे, कुछ हमारे ऐसे मज़दूरों के बच्चे थे, वो नहीं पढ़ पाते, तो उनको पहले तो हम लोगों को मुहैया कराते थे कि आसपास के किसी विद्यालय में चले जाएं और जो भी उनकी सेवा हमसे जो बन सके उस सेवा को करें हम। उसके बाद हमने सोचा कि जब हम लोग 2000 के आसपास आए तो हम लोगों ने अपना स्टार्टिंग कैरियर एक मेडिकल की स्टोर की दुकान से स्टार्ट किया था हमने। तो हम जो कमाते थे उसका कुछ % हम लोगों बच्चों को देते थे और कुछ अपने परिवार को चलाने का कार्य करते थे। कुछ सामाजिक संस्थाएं थी उसमें भी आते थे। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या नाम है, जब देखा कि स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक और शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा ख़राब हो रही है, उस समय निजीकरण भी पूरी तरह से नहीं हो पाया और CBSE स्कूलों का, सेंट्रल स्कूलों का एक रिजल्ट अच्छा जा रहा था और उनके जो बच्चे थे ना सेंट्रल स्कूल के, तो वो ज़्यादा अपना कर पा रहे थे, अच्छा पढ़ पा रहे थे। तो हमने वहाँ पर फिर CBSE का फतेहाबाद के अंदर 2015 में विद्यालय बनाया। 2000 पहले हमने यूपी बोर्ड बनाने की कोशिश की कि यूपी बोर्ड ही बनाएंगे, लेकिन जब हमें लगा कि यूपी बोर्ड से भी हम सक्सेस ना हो पाएंगे और क्षेत्र में हमारा डेवलपमेंट कम हो जाएगा, बच्चे बहुत अच्छे हैं क्षेत्र के, यहाँ एक CBSE स्कूल होना चाहिए, तो हमने वहाँ पर एक CBSE का एक अच्छा स्कूल बनाया और हमने उस क्षेत्र के बच्चों को वहाँ पर पढ़ने के लिए थोड़ा सा किया। कुछ बच्चे हमने फ्री भी पढ़ाए और अनाथ बच्चों को अभी भी फ्री पढ़ाते हैं। ये भी सुनने में आया था कि आपके पारिवारिक लोगों ने ही चीज़ों की जानकारी दी है, आपके माता पिता ने भी कहा कि राजेश शर्मा शुरू से ही प्रतिभा के धनी थे और दूसरा उनके अंदर बचपन से ही कुछ समाज के लिए करने का जज्बा दिखाई देता था।
कि जब भी वो लोग कोई बात कहते थे या कोई दीन दुखी अगर कोई आता था तो मुझे ये सूचना मिली है कि आप वो अपने हिस्से में से काट करके उनको देने की कोशिश करते थे कि नहीं चलो ये गरीब आदमी इसको दे दो, ऐसा कुछ है वो? इससे पहले भी मैंने कहा था, जो मेरा मैं कमाता था, मैं घर से बिल्कुल अलग हट के करना मैं कि करता था कि अगर किसी ने कहा कि मुझे ज़रूरत है, शिक्षा के लिए ज़रूरत है, या मेरा परिवार में आज कोई प्रॉब्लम है, या मैं बीमार हूँ, जब मैं दवाई का काम करता था, किसी पे पैसे नहीं हुआ करते थे, तो डॉक्टर का पर्चा लेके आता था। उसका पर्चा होता था 200 रुपये का, उसका कह रहा मेरे पास 100 रुपये हैं। तो कभी मैंने उससे ये नहीं कहा कि मैं पूरे पैसे में ही आपको दवा दूंगा, आप दवा ले जाइए, मेरे पैसे हो जाए तो दे जाइएगा, अन्यथा आप ठीक होइए पहले, आपको ठीक होने का काम है, आपका स्वास्थ्य ठीक होगा तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा मेरा शुरू से स्वभाव रहा, और घर के बालों का भी मेरे ऊपर बड़ा स्नेह और प्रेम रहा, माता पिता का, और माता पिता का बड़ा आशीर्वाद रहा कि उन्होंने मेरे हाथ को कभी रोका नहीं। जहाँ भी मुझे जो लगा कि यहाँ मुझे करना है और क्षेत्र में करना है, और अपने क्या नाम है मजदूर भाइयों के लिए, गरीब भाइयों, किसान भाइयों के लिए करना, मैं करता रहा। कई बार ये भी कुछ लोगों से पता चली है कि बचपन में आते आपकी ऐसी भी थी कि अपना खाना भी लोगों को दे देते थे आप? हाँ जी, हुआ है, कई बार हुआ है ये बात। बात सही है ये? कई सही बात है, कई बार हुआ है, कई बार हुआ है। इसको हमने देखा कि ये मरीज भर्ती है और ये तो खाना नहीं खाए हुए, इस पर पैसे नहीं है, तो हमारा टिफिन घर से आता था, तुम उसके भैया तुम इसको खा लो, हमें भूख नहीं है। वो मने भी करते थे, नहीं नहीं नहीं, आपके घर से आपके लिए आया, नहीं नहीं आप खाइएगा, अभी हमें भूख नहीं है, आप खा लीजिएगा। कई बार हुआ है ऐसा। ये तो दया। एक बार की बात तो है कि आगरा में है तुम्हारे प्रतापरा चौराहे पर, और एक देवीराम स्वीट, एक अच्छा जी, स्वीट्स हाँ, है, हाँ। है, बिल्कुल तो है। वहाँ हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ करके वहाँ से दूध की बोतल लेके आए थे, और कुछ नाश्ता लेके आए थे हम लोग। तो हमने कहा गाड़ी में बैठ के कर लेंगे, बाहर क्या। तो वहाँ एक रिक्शा वाला खड़ा था, और वो हमारी तरफ बड़ी उम्मीद के नहा से देख रहा था, हो सकता है भूखा हो वो। तो हमने उससे इशारा किया, दूध की बोतल दी और उसे दिया, तो वो लो गया। उन्हें कहा लूँगा, तो हमने अपना हिस्से का उनको दे दिया। बाकी हमारे साथियों ने किया, और उन्होंने कहा, साथियों ने कहा तुम इसमें से ले लो। तो हमने कहा नहीं, वो हमारे मुकद्दर का वहाँ था, वहाँ चला गया। तो एक समोसा उनके अपने साथियों को में से ले लिया था, बाकी हमने अपना पूरा उनको दे दिया था। कहते नहीं है खाने खाने भी लिखा है, दाने दाने भी लिखा है, खाने बिल्कुल, वाले का बिल्कुल, नाम उस तरह से। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये आपके बारे में बहुत सुना है मैंने इस चीज़ को कि आप अक्सर जो है अपनी चीज़ दो लोगों को दे देते हैं। जी, जी, जी। चाहे सामने थाली पड़ी हो तो आप उसको भी दे देंगे बिल्कुल, उठा के, बिल्कुल, आप ले लीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बिल्कुल। ये बचपन से स्वभाव में रहा है आपका। मुझे लगता है कि माता पिता भी आपके इसी टाइप के हाँ, मेरे माता रहे पिता होंगे, बहुत बिल्कुल। ही दयालु, और ये कर एक ये क्या बताऊँ, एक ये साक्षात मूर्ति थे भगवान की, जिन्होंने मेरे कभी हाथ को रोका नहीं, और हमेशा मुझे धर्म के प्रति आगे बढ़ाया। जो हमारा सनातन धर्म है, जो हमारा हिंदू का धर्म है, उसके प्रति आगे बढ़ाया, और हमेशा हमें सच्चाई के मार्ग पर चलने को कहा कि आप सच्चाई के मार्ग पर चलिएगा, गलत मार्ग पर कभी मत जाइएगा। तो उनके मार्गदर्शन से आज चल रहे हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन से आज हम बढ़ रहे हैं। और एक किसान का बेटा, एक वो भी बहुत मध्यम किसान का बेटा, और आज इस जगह हम खड़े हुए हैं तो माता पिता और यीशु की मर्जी से ही खड़े हुए हैं। हमने कभी कोई गलत कार्य नहीं किया, और हम लोगों ने का एक सबसे बड़ा श्रेय हमारा ये रहा कि हमने गरीब की, मजदूर की, किसान की, जो भी लाचार है बेचारा है ना, उनकी मदद की। ईश्वर ने हमें आगे बढ़ने का अवसर दिया, हमने गरीब की मदद करने का। कभी ऐसा लगा इस दौर में, कभी बीच में कभी ये ख्याल आया हो, क्योंकि अक्सर लोग टूट जाते हैं, कई बार लोग टूटते हैं, तो लोगों के दिमाग में बहुत सारे ख्यालात आते हैं कि मुझे ये कर लेना चाहिए, मुझे वो कर लेना चाहिए। तो कभी ऐसा क्षण आया हो आपके पास जो इतनी डिफ़िकल्टीज़ में आपको लगा हो नहीं यार अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया है, क्योंकि इतना करने के बावजूद भी अगर ये चीज़ें नहीं गेन कर पा रहे हैं तो फिर क्या है? नहीं नहीं, इसलिए नहीं आया कि मैं गेन करता रहा, मेरी चीज़ें बढ़ती गई हमेशा, ईश्वर मुझे बढ़ाता गया। जैसे आपने देखा कोई फल लगता है और बहुत छोटा लगता है वो फल, और उस फल की तरह मैं बढ़ता चला गया। आज भी उसी फल की तरह बढ़ रहा हूँ मैं। जब कोविड आया था, लोग घरों में थे, लोग कहते थे कि बाहर मत निकलिएगा, लेकिन मैं उस समय नखलू एक्सप्रेस वे, जो फतेहाबाद का टोल है, वहाँ बिस्कुट, वहाँ का क्या नाम है नाश्ते की कुछ चीज़ें, या आपके क्या नाम है नमकीन के पाउच, पैरों की चप्पलें, वहाँ बांट रहा था। ये देखा मैंने, मैं लाइव पे था खुद, मैं यहाँ बैठा रहता था, लाइव करता था दिन भर स्टूडियो में। जब लोग ये कहते थे कि कोविड बहुत ख़राब है, कोविड बहुत ख़राब है, किसी को लग जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन मैं ईश्वर के अधीन होकर के, जिसको ईश्वर रखता है वही रहता है, ईश्वर नहीं रखता है तो एक क्षण भी नहीं रह सकते हम। ये सत्य है, जो बिल्कुल ठीक बात है, ये उसके सत्य आगे है। तो किसी तो को नहीं उस समय चलता हम है। वहाँ पर सेवा कर रहे थे अपनी पब्लिक की,
हाँ। और उस समय का दृश्य देखा जाए तो बड़ा भारी दृश्य था। नहीं, वो तो बहुत लोगों के विवश पैरों था। में क्या नाम है, खून निकल रहे थे, चप्पल नहीं थी, लोग पैदल चल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे और बिलख रहे थे पानी के लिए, दूध के लिए और बिस्कुट के लिए। तो वहाँ बड़ा अच्छा लगा और दिल को सुकून मिलता था। जब हम घर जाते थे, इतना करके जाते तो ऐसा लगता था कि हम कुछ करके आए हैं, ईश्वर हमारी ज़रूर मदद करेगा। तो बड़ा अच्छा लगता था, वो दिल को बड़ा सुकून मिलता था उसको करने। वो तो दौर पूरे परिवार को बड़ा असमंजस वाला था कि पता नहीं क्या होगा, किसके साथ परिवार घर तक पहुंच ही पाएगा कि नहीं पहुंचेगा। नहीं, किसी को नहीं। लेकिन ये ज़रूर रहा है कि राजेश शर्मा जैसे लोग थे, बहुत सारे समाज सेवी थे जिन्होंने मदद की लोगों की और उनको उनके घर तक पहुंचाने में मदद की, काम किया उनके साथ, चाहे खाने पीने से हो, दवा से हो, चाहे कपड़े लत्ते से हो, चाहे जूते चप्पल से हो, सब दिया लोगों ने। हमारा देश इस मामले में तो बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ जीन्स जो है वो बहुत तगड़ा है इस मामले में। हम लोग धर्म को मानने वाले लोग हैं और ये बताते हैं कि हम जो पानी भी पीते हैं ना, वो प्रभु कृपा से पीते हैं। उनकी बिना कृपा से हमारे पास कुछ भी नहीं हो सकता। जब कोविड चल रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम आध्यात्मिक तरफ जाएं। तो हर गांव में मंदिर बने थे हनुमान जी के। तो बहुत से गांवों मंदिरों की सफाई सी नहीं हो पाती थी। लोग अपने काम में मजदूर लोग हैं, हर बार चोला नहीं चढ़ पाता है, हनुमान जी का प्रसाद नहीं लग पाता। तो मैंने एक प्रण किया कि मैं हर शनिवार के लिए हर एक गांव में नए में जाऊंगा, वहाँ चूल्हा चढ़वाऊंगा, अपने लोगों से मैं चढ़ाऊंगा, वहाँ सुंदरकांड का पाठ करूंगा, माँ के लोगों को प्रसाद बांट के आऊँगा और प्रभु से ये कामना करूंगा कि जो महामारी आई है इसे प्रभु ख़त्म करिएगा। हम आपके सामने कुछ भी नहीं है, हम तो कुछ भी एक छोटे से आपके एक दास हैं, आपके बिल्कुल एक बाल के बराबर नहीं है प्रभु। ये संसार आपके कुछ भी नहीं है, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। इसको बचाइए, इसको बचाइएगा। और उसका फल भी ये बहुत अच्छा आया। और हमने ही नहीं, हमारे देश के तमाम लोगों ने प्रार्थना की, तमाम हवन हुए, तमाम सब तरह की और सारी चीज़ें आई, तो उसका फ़ायदा हुआ हमारे देश को। ये भी था कुछ मंदिरों की भी साफ सफाई करवाई थी आप लोगों ने? हाँ, उसमें मंदिरों की साफ सफाई कराते थे, मंदिरों को ठीक से करते थे। जहाँ मंदिर में लग रहा है कि यहाँ पर फर्श ठीक नहीं है, वहाँ का फर्श ठीक करा रहे हैं। हमें लग रहा है मंदिर का गेट ठीक नहीं, वहाँ गेट ठीक करा रहे हैं। हमें लग रहा है कि यहाँ थोड़ा सा भोग वोग नहीं लग रहा है, तो अपने लोगों को भोग लगवा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ हम लोग करते हैं। वैसे क्या बनने की तमन्ना थी आपके बचपन से? एक तो समाज सेवा तो परिवार से मिला आपको, समाज सेवा तो आपको परिवार से मिला कि माता पिता का था, वो उनके जीन्स थे तो आपके अंदर वो आ गई, चीज़ें घुल गई, शुरुआत से आप भी वैसे हो गए। इसके बाद क्या इच्छा थी आपकी? मुझे बनने की ये तमन्ना थी कि फतेहाबाद हमारा बहुत अच्छी विधानसभा है, इधर राजस्थान से जुड़ती है, हमारे थोड़ी दूर पर राजस्थान लग जाता है हमारी विधानसभा से। राजस्थान है, एमपी है, तमाम एमपी भी लग रहा है हमारे, थोड़ा सा टच होता है हमारा। हमारे पास 3 नदियां हैं। चंबल हमसे लगभग सटी हुई है, यमुना जी है हमारे पास, है ना, उधर उटंगन भी है हमारे पास। 3 नदियां हैं और हमारा जल स्तर बहुत नीचा होता चला जा रहा था, जिस बात को हम लोग बड़ी चिंता का विषय मान रहे थे और मान रहे हैं अभी भी। दूसरा, बच्चों के खेलने के लिए कोई स्टेडियम नहीं है, कोई मैदान नहीं, ना अच्छा तब था ना अब हुआ, तो बच्चे खेल नहीं पाते हमारे यहाँ के। दूसरा, हम देख रहे थे कि अच्छे स्कूल्स नहीं हो पा रहे थे, इसलिए सामाजिकता में आना चाह रहे थे कि हम लोगों की मदद कर पाएँ। किसानों के लिए हम लोग सोच रहे थे, हम लोग देख रहे थे कि किसान पूरे दिन काम करता है और पूरे दिन काम करने के बाद भी उसको चैन से उसका मोल भाव नहीं मिल पा रहा है। किसान दुखी है, किसान आत्महत्या कर रहा है। वो हमारा भाई है किसान, उसके साथ जुड़े हुए, हमारी यादें जुड़ी हैं। जब हम अपने खेत के लिए पानी देने जाते थे, मेरे पास भी फार्मर हूँ, मैं भी, मेरे पास खेत रहे, मेरे पिताजी किसान थे। तो मैं जब इंटरमीडिएट की बात कर रहा हूँ, जब इंटर में और हाई स्कूल से इंटर के बीच में मैं रहा था, और तब तो पहले बच्चा था तो थोड़ा बहुत काम करता था, मुझे इतना नहीं था। लेकिन हाई स्कूल से इंटर के बीच में मुझे बहुत सारी चीज़ें याद हैं। रात को हम सरसों में पानी देने जाते थे, क्योंकि लाइट रात को आती थी उस समय। तो रात को हम सरसों में पानी देने जाते थे। दिन में पानी मिलता नहीं था, बहुत बहुत दूर ट्यूबवेल थे, तो हम देने जाते थे। तो सरसों का पानी सबसे पहला पानी होता है बरसात के बाद का। तो बहुत सारे जीव जंतु, जैसे सांप है, कीड़े हैं, जो भी हैं, जो धरती में रहने वाले जीव जंतु है, वो निश्चय ही हो जाते थे। तो एक हम लोगों का आधा किलोमीटर हो, उसे 400 मीटर हो, 300 मीटर हो, 800 मीटर हो, एक हम लोग बोलते हैं किसानों का बराह बनाया जाता था, जिससे एक मेड़ बनाते थे, पानी उसमें पानी बीच में उग जाता था, पानी उसके बीच में उग जाता था। लेकिन उसमें अपने का नाम है चूहे हैं, अपने का नाम चींटियाँ हैं, उसमें क्या नाम है अपना बुकल लेते थे, रहने का स्थान बना लेते नीचे। तो उसमें सांप बिच्छू भी उसमें उड़ते थे,
है ना। जब रात को पानी फूटता था तो हमें ये नहीं नज़र आता था कि हम इसमें पामरे से मिट्टी डालेंगे तब ठीक होगा, क्या ठीक होगा। हम उसमें लेट जाया करते थे कि दूसरा उसमें डालो, कभी पैर डाल देते तो इतना चला जाता था। और कई हमारे यहाँ क्षेत्र में ऐसा भी रहा कि पैर से सांप निकला चला आया, लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि उसे वो खा नहीं पाया। ये ईश्वर की कृपा है और सांप भाग गया। तो उस समय का हम दर्द देखते थे कि जो हमारे मजदूर, हमारे किसान, इस तरह का हमारे दर्द है इनके, है ना। तो इसको हम कैसे दूर करें? इसको दूर कर सकते हैं हम तो किसानों के संगठन में आके कर सकते हैं, सामाजिक संगठनों में कर सकते हैं, राजनीति में संगठन में आके कर सकते हैं। वो दशक से हमारे अंदर एक रहा कि हम अपने परिवार को चलाते चलाते जो हमारे परिवार का जीवन है उसको हम चलाएंगे। और उसके बाद हम झगड़ा किससे हुआ था आपका? हमारा कभी झगड़ा ही नहीं हुआ किसी से, आज तक किसी से कोई झगड़ा सवाल टाल लिया पत्नी जी। नहीं, हमारा किसी से झगड़ा नहीं हुआ आज तक। बचपन में तो हुआ झगड़ा? कोई झगड़ा नहीं हुआ। हाँ। इतने हैं वो मित्र हैं, झगड़ा कोई नहीं। सुना तो है हमने। आपने सुना है तो आप बता दीजिए। झगड़ा किसी से नहीं हुआ हमारा। अच्छा, कभी भी बात हुई होगी तो बात कोई गलत कर रहा हो तो कह दिया होगी आप गलत करने जा रहे हैं, इससे मत कहिएगा, है ना। ये भी हो सकता है यही इतनी बात रही हो, झगड़ा नहीं होगा तो ये हाँ, इतनी बात रही होगी, इतनी बात तो कही है, समाज में भी कही, समाज में भी कही है, बच्चों से भी कही है। अगर कोई बच्चा गलत ट्रैक पे जा रहा है, माता पिता को कहीं दूसरी तरफ से देख रहा है तो उसको ही समझा दिया गया कि भाई ऐसा मत करिएगा, ये तेरे माता पिता नहीं मेरे भी कुछ लगते होंगे, ऐसे गलत मत करिए, ऐसा नहीं होने देना। लेकिन लोग तो बुरा मानते होंगे। हाँ, लोग बुरा मानते हैं, इस बात को लोग बुरा मान जाते हैं। आप मेरे बेटे को समझा रहे हो? नहीं, वो लोग बुरा भी मानते हैं और सोचते हैं उस समय, लेकिन एक अच्छा ही होती है उनका। जब जीवन अच्छा खुशहाल हो जाता है, आप किसी को समझाने जाइए, वो व्यक्ति समझ जाता है, तो ये मान लीजिए कि आपने बड़ा पुण्य का कार्य किया, है ना। समाज में एक व्यक्ति अच्छा और हो गया, तो हमारा फर्ज। लेकिन आपने इतने सारे चीज़ें गिनाई हमें, जो है कि मैं ये सेवा करना चाहता था, मैं इधर जाना चाह रहा हूँ, मैं भविष्य में अपने क्षेत्र के लिए सेवा करूँगा, चाहे वो स्टेडियम की बात हो, चाहे मैदान की बात हो, चाहे वो जो है सड़कों की बात हो, चाहे स्कूल कॉलेज की बात हो, हर क्षेत्र में। लेकिन इसके लिए तो आपको तो पैंतरा बदलना पड़ेगा ना। इसके लिए तो आपको, आप अपने बिजनेस से इस चीज़ को तो नहीं कर सकते हैं जब तक आपके पास जो है वैधानिक पावर नहीं आएगी। मैं उसके लिए प्रयास किया है मैंने जी, उसके लिए भी मैंने प्रयास किया है। किसानों का हक दिलाने के लिए भारतीय किसान यूनियन टिकैत में थे आप? मैं रहा। हमारे एमएसपी पर किसानों को भाव नहीं मिल पा रहा था, उसके लिए हम लोगों ने दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन किया था, मैं उनके साथ रहा था और कुछ बातें हम लोगों की मान ली गई थी, कुछ सरकार ऐसी थी कि उन्होंने मानने को नहीं तैयार थे। हम लोगों ने करीब मेरे ख्याल से 10 महीने के बाद या 1 साल तक हमने वहाँ धरना में भी रहा मैं, तो कुछ बातें हमारी मानी गई, कुछ नहीं मानी गई। तब मुझे लगा कि नहीं, सरकार में आना बहुत आवश्यक है, सरकार में आना बहुत आवश्यक है, तभी कुछ कर पाओगे। फिर आपने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया? कांग्रेस उससे पहले मेरा ज्वाइनिंग था। कांग्रेस था ज्वाइनिंग? कांग्रेस उससे पहले ज्वाइनिंग था, उसके बीच में आया था। तो कांग्रेस में क्या रहा कि कांग्रेस में बहुत लंबे समय तक रही। कांग्रेस ने हमें दिया बहुत कुछ, ऐसा नहीं है। हम उस पार्टी में रहे हैं तो हम उसकी कहें आज नहीं है उस पार्टी में, लेकिन कांग्रेस ने देश को दिया बहुत करते हैं। तो धरने में टिकैत के अलावा और भी संगठन थे आपके किसान यूनियन? कई किसान यूनियन संगठन थे। भारतीय किसान यूनियन भानु भी थे उसमें? हाँ, भानु भी थे। तो भानु तो भाग गए थे। अब वो अपनी अपनी विचारधारा है, वो अपनी वो कहते टिकैत भाग गए, आप भानु भाग गए। टिकैत साहब लास्ट तक गए थे वहाँ। टिकैत साहब का पूरा वहाँ पर हो रहा था। टिकैत साहब ने जो आत्मसमर्पण किया है किसानों के लिए, उसको किसान भूल नहीं सकता है। टिकैत साहब का वो समर्थन किसान के लिए है और ईमानदारी से उनका समर्थन बहुत। क्या आप ये मानते हैं सारे जो ये किसान यूनियन जो संगठन सब एक है? हाँ, ज़्यादातर तो एक है किसान के लिए। भानु तो अलग अलग भागते हैं? नहीं, जब किसान की बात होती है वो भी हमारे साथ होते हैं। तो फिर वहाँ से क्यों दिल्ली से भाग आए वो? अब उनका उस रहा होगा उस समय कुछ, लेकिन आज तो ये है कि जब किसान की कोई बात होती है तो सारे किसान एकजुट होते हैं और किसान का मुद्दा होता है और किसान के मुद्दे पर काम भी करना होता है। इस पर उनके ऊपर आरोप भी लगे जी। इस वजह से वहाँ से दिल्ली छोड़ने से उनके ऊपर आरोप भी लगे। ये तो आपको अंदर की बात पता होगी, आप तो साथ ही थे, आप लोग एक ही संगठन के हैं सारे। असल में हमारा संगठन अलग था, उनका संगठन अलग था, वो अलग जगह। संगठन अलग भले रहा हो, लेकिन वो अलग जगह पे बैठे थे, हम अलग जगह पे बैठे थे। टारगेट एक ही था सभी का। टारगेट एक था, लक्ष्य एक ही था। हमसे बहुत दूर थे वो, 7 से 8 किलोमीटर दूर पे बैठे थे। और जब वो गए थे तो उनके अंदर की बातें हम लोगों को नहीं मालूम पड़ पाई थी, क्यों चले गए थे ना। चलिए, तो कांग्रेस से आपने सपा में आपने एंट्री मार दी सीधे, जबकि कांग्रेस का आप कह रहे हैं बहुत कुछ कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस ने देश के लिए बहुत दिया, कांग्रेस ने देश के लिए बहुत दिया है। नहीं, अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी किया उन्होंने। हाँ, कार्यकर्ताओं के लिए किया, देश के लिए बहुत दिया उन्होंने। जिस देश के अंदर सुई नहीं बनती थी वहाँ जहाज उतरना शुरू हुआ, कांग्रेस ने ये दिया है। लेकिन आज तो लोग ये कह रहे हैं कि जो कुछ किया फिर हमने किया। नहीं, हमने ये नहीं कहा।
ये दिया है, हाँ। लेकिन हमारे देश को डेवलप होने में समय लग रहा था। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करे, देश को होने में भी डेवलप में समय लग रहा था। तो इतना समाज संगठनों ने किया, वो भी किया। लेकिन उसके बाद में जब कांग्रेस का बिल्कुल डाउन फॉल आया और कांग्रेस के कुछ नेता उसमें ऐसे हो गए कि वो देश की जनता के बजाय, देश के बजाय अपने हित साधने का काम करना शुरू किया उन्होंने। और हमने उसी मानसिकता की एक दूसरी पार्टी को देखा कि कांग्रेस जैसी मानसिकता की पार्टी एक समाजवादी भी है उत्तर प्रदेश में, तो हमने समाजवादी को चुना। जैसे उस समय आपको ये लग रहा था कि कांग्रेस डेवलपमेंट नहीं कर रही है? नहीं, कांग्रेस डेवलपमेंट कर रही कांग्रेस थी, डेवलपमेंट लेकिन नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस का हक पीछे होता चला जा रहा था, उनकी 30 सीटें साल कम हो होती गए, चली जा रही थी। 30-35 साल हो गए करीब। हाँ, वो बहुत उनकी सीटें कम हो जा रही थी, दूसरे प्रदेशों में कर लेकिन रहे थे। यूपी में भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने अच्छा किया था, यूपी के अंदर भी किया था। चाहे यूपी अमेठी में लो जब आप, तक जगदीशपुर अमेठी ले लीजिए आप पंडित जी, जगदीशपुर अमेठी ले लीजिए। जगदीशपुर अमेठी में जब आगरा में सोलर लाइट नहीं था, सोलर प्लांट नहीं था, तब जगदीशपुर में जो है अमेठी में स्टील प्लांट था। हाँ, इसी प्लान स्टील प्लांट था, वहाँ पे चीनी मिली थी वहाँ पर। हाँ। क्या नहीं दिया कांग्रेस ने वहाँ पर? नहीं, आप बताइए। कांग्रेस ने मैंने दिया है ना, लेकिन सोलर लाइट वहाँ पर थी जो आज की मैं डेट में, आज की डेट में जिस पे सब्सिडी चल रही है, वो भी कांग्रेस ने दिया वहाँ पर, जब पूरे देश में सोलर लाइट नहीं रही होगी उसमें। हाँ, बिल्कुल दिया था कांग्रेस मैं ने। 1985 बात कर रहा लेकिन तब तक तो मैं कांग्रेस में रहा ना। हाँ। मैं तो तब तक कांग्रेस में रहा। फिर अचानक मुंह कैसे मोड़ लिया मैंने आपने? कांग्रेस को छोड़ा है, मैंने कांग्रेस को छोड़ा है 20 में, हम्म। और हमारी कांग्रेस डाउन हो गई थी मैं डाउनफॉल में छोड़ा आपने ना, आपने डाउनफॉल में छोड़ा था। तो मुझे अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, गरीब मजदूरों के लिए आवश्यकता थी कि किसी ऐसी पार्टी को ज्वाइन करूं जो प्रदेश में खड़ी हो सके। अब कांग्रेस में लग रहा था बहुत हांसी पार कर गई, ये तो यहाँ पर खड़ी नहीं हो पा रही हैं, आप नहीं हो पा रही हैं। तो उन्हीं की मानसिकता की जो पार्टी थी वो समाजवादी मुझे नजर आई, मैं समाजवादी को ज्वाइन किया। तो दोनों एक ही थे? हाँ, मतलब दोनों एक ही विजन दोनों का एक है कि उनका भी विजन वही था, और इनका विजन भी विकास था, और इनका विजन भी हमारा क्या नाम है पब्लिकी और का नाम गरीब मजदूरों के लिए था। तो मुलायम सिंह जी तो मिले थे? हाँ, मिला हूँ। तो कांग्रेस मुलायम सिंह तो चल ही रही थी। मैं नेताजी से मिला हूँ, और नेताजी की इतनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उनको धरतीपुत्र कहा जाता है, वो बाकी धरतीपुत्र थे, ऊपर से चल के बता देते थे कौन से जिले में जा रहे हैं, मिट्टी को देख कर बता देते। इतना किसान और इतने मिट्टी का व्यक्ति कौन हो सकता है? आप तो बड़े सीधे साधे, बड़े समानता की बात करते हैं आप, बिल्कुल एकदम। कांग्रेस में रहे तो वहाँ की बुराई नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल वहाँ के बारे में अच्छा बता रहे हैं आप। फिर आप सपा में आ गए, फिर सपा के बारे में अच्छा बताने लग गए आप। जो है अच्छी है, जबकि लोग जैसी पाला चेंज करते हैं सो लक्ष्मण रेखा पार करने के बाद फिर उल्टे से सवाल करते हैं। जिन लोगों की मानसिकता होती है, जो खराब लोग होते हैं, उनकी मानसिकता खराब होती है, वो ऐसी चीज़ों को खराब बताते हैं जिनकी मानसिकता खराब होती है। अगर मानसिकता खराब है तो हम क्या नाम है वहाँ पर लगभग ये मान के चलिए 95 से लेकर के और 2000 तक का दौर रहा, 25 साल का दौर रहा। मैं खराब मानसिकता पर कैसे रहता था? 25 साल बहुत होते हैं जीवन के। 25 ईयर्स तो गोल्डन था तो। लेकिन ये था मेरी पार्टी है, मैं पार्टी के लिए काम करूँगा। मैंने तो जब देखा कि जब मुझे लगा कि मैं अब यहाँ मेरी उम्र होने जा रही है, 50 का होने जा रहा हूँ, और लगभग उस समय मैं चेंज किया था तब 47-48 साल की मेरी एज हो रही थी, और मुझे लगा कि मेरे बहुत विकास काम रहे जा रहे हैं। मेरे बच्चों का स्टेडियम नहीं बन पाया, अच्छा खेलने की कोई जगह नहीं बन पाई यहाँ पर। कांग्रेस और सपा में डिफरेंस ही क्या है? हाँ, नहीं, मैंने सोचा अपने लिए कि यहाँ पर मेरे बच्चों का रह गया, मैं यहाँ पर बच्चों का स्टेडियम नहीं बना पाया, ठीक है ना। उसके बाद में मैंने देखा हमारा जलस्तर बहुत नीचे चला जा रहा है। हाँ। हमारा डैम बनना चाहिए यमुना जी पर, जिससे जलस्तर यहाँ पर बच पाए। तो क्षेत्र के बहुत सारे, अभी कैसे गांव हैं तो आज़ादी के बाद तक वहाँ रोड नहीं बन पाया, जो 10 साल पहले प्रस्तावित हो गए थे रोड हमारे उसके ज़माने में, जब हमारे विधायक हुआ थे कांग्रेस के, उनके हटने के बाद वहाँ तक रोड नहीं बन पाई वहाँ तक। आज भी ऐसे 1-2 गाँव में चंबल नदी के आसपास लगे होंगे सटे हुए? नहीं, हमारे फतेहाबाद में गाँव है, फतेहाबाद से 8 से 10 किलोमीटर दूरी के गाँव है ना, वहाँ रोड नहीं है आज भी। अभी भी रोडों के लिए हम लड़ रहे हैं। वहाँ पर एक गांव पड़ता है क्या ना, गुगनपुरा सामकुरी में, अभी भी हम लड़ रहे हैं, अब रोड डल रहा है वहाँ पर। तो जब 2 लड़के यूपी में आए थे, आपको पता है जब इलेक्शन हुआ था, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ऐसे सड़क पे चले थे आगरा में एक होके, तो आपने नहीं प्रस्ताव रखा वहाँ पे? किसका? दोनों थे उस सड़क का। हाँ, हमारे पास विधायक तो होना चाहिए, हमारे पास कोई यहाँ पर सांसद तो होना चाहिए। ना तो सांसद था हमारे पास, ना विधायक था, और किस नीति से बन सकता है? और सरकार तो अब जान नहीं कितना सुन रही है, सरकार तो नहीं सुन रही। डबल इंजन सरकार ने नहीं सुना? अरे डबल इंजन की सरकार कहाँ सुन रही है? वहाँ कहाँ डबल है? हमारे यहाँ तो डबल है ही नहीं, वहाँ तो रही भी नहीं कभी। हमारे तो कुछ है ही नहीं डबल इंजन, हमारे यहाँ तो रही नहीं है। क्या क्या समस्याएं हैं वैसे? आप टिकट भी मांग रहे हैं, मुझे आपका टिकट का भी सवाल है, आप टिकट भी मांग रहे हैं जी। वहाँ पर समस्याएं, सबसे पहले जल की समस्या है,
खरंजा नाली की समस्या है, हमारे गरीब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, दूर दूर स्कूल हैं, और जो स्कूल भी थे कुछ वो कुछ सरकार ने बंद कर दिए, कुछ स्कूल सरकार ने बंद कर दिए अभी। अब बड़ा दुर्भाग्य है, स्कूलों को हम बंद कर रहे हैं। और रीजन क्या बंद करने का स्कूल? ये तो हम ही नहीं समझ पाए। क्या अटल स्कूल जो उन्होंने खोला नया, उसकी अरे वो भी तो नहीं खोल पाए। आप बताइए, कोई व्यक्ति 15 किलोमीटर शहर से दूर रह रहा है और उसके बगल में स्कूल था 1 किलोमीटर पर उस गांव में, उस स्कूल को बंद कर दो तो 5 किलोमीटर दूर करके कहाँ बच्चा चला जाएगा? केजी नर्सरी का वो बच्चा बहुत छोटा होता है, कैसे चला जाएगा? हम 5वीं तक का 6वीं तक का बच्चा नहीं जा पाएगा। तो स्कूल बंद करने का तो रीजन ही नहीं था। ये तो सरकार क्या आंख बंद करके काम कर रही है या कान बंद करके काम कर रही है या किसी की नहीं सुनना चाह रही है, तो सरकार जाने। स्कूल बंद करने का क्या काम था? आपने ठेकाओं को बढ़ा दिया, हर गांव में अपने शराब के ठेके दे दिए और स्कूलों को बंद कर दिया। हमारे देश को कहाँ ले जाना चाहती है सरकार? अब बताइए। यहाँ शिक्षा को तुम अभाव कर दो और ठेके वहाँ पर लगा दीजिए, जैसे व्यक्ति दारूबाज और हो जाए वहाँ का, तो सरकार कहाँ ले जाएगी इसको? अब बताइए। ये सरकार के तो हमें ये नहीं समझा कि आँख खोल के काम कर रही है, कान बंद करके काम कर रही है, कैसे काम कर रही है। इनका विजन क्या है सरकार का? विकास का विजन होना चाहिए सरकार का। अब विकास का इससे होगा? अब बताइए। कितनी बार आपने टिकट मांगे अभी तक? 3 बार? मैंने 3 बार टिकट मांगा। तीसरी बार है ये अभी? हाँ, मेरा तीसरी बार चल रहा है। तीसरी बार है। 2012 में मैंने टिकट मांगा था विधानसभा का। राहुल जी के साथ में हम भट्टा पारसोल में पैदल चल रहे थे जब एक्सप्रेस बन रहा था, मायावती जी का था। उन्होंने हमसे खुद कहा कि शर्मा जी, आप इतनी मेहनत करते हैं और इतने लंबे समय से जुड़े हैं, आपने हमसे कुछ लिया नहीं, आप चुनाव लड़िएगा, हम आपको चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है भैया, हम चुनाव लड़ेंगे। हमने चुनाव की तैयारी की थी, लेकिन जब गठबंधन हुआ था राष्ट्रीय लोकदल से, तो मेरी टिकट को राष्ट्रीय लोकदल ने मांग लिया था। मैं अपने नेता से मिलने गया कि भैया आपने मुझसे कहा था कि चुनाव लड़ाएंगे राहुल गांधी जी से, तो उन्होंने कहा कि प्रस्ताव हुआ है कमेटी में कि आपका टिकट वहाँ चला गया, तो बताइए शर्मा जी। तो मैंने, भैया आपका जो फैसला है वो मेरे लिए फैसला है, आपने फैसला किया, कमेटी ने फैसला किया, ठीक किया होगा। तो उन्होंने कहा तुम नाराज तो नहीं कह रहे हो? नाराजी में नहीं भैया, नाराजी में नहीं कह रहा हूँ। कहने का भाव तो आपका ऐसे ही था। जो लोग बहुत धीरे स्वर में कहते हैं पार्टी हित में, मैंने कहा पार्टी हित में जो कुर्बानी हो सकती है, सामाजिक हित में जो कुर्बानी हो सकती है, मैं देने को तैयार हूँ। आपका जो मन हो वो करिएगा। और उसके बाद भी मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। 12 से लेकर 20 तक पार्टी में रहा। मैंने पार्टी में काम किया, कई पदों पे काम किया। मैं पीसीसी का मेंबर रहा, जिले में भी उपाध्यक्ष रहा, प्रदेश में भी रहा, मैं कई महत्वपूर्ण पदों पे मैंने काम किया, कोऑर्डिनेटर जिले का रहा मैं। तो उसके बाद रहा हूँ मैंने काम किया क्या पार्टी के लिए। तो मैंने कभी ये नहीं समझा कि स्वार्थ पर राजनीति होती है, मैंने कभी नहीं समझा। स्वार्थ पर राजनीति नहीं होती है। टिकट मांगने वाले होते हैं 5-5, 7-7, 10-10 टिकट तो कोई मिलना है ना। बाकी लोग नाराज होकर भाग जाते हैं। मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है कि मैं नाराज होकर भाग जाऊँ। मेरा स्वभाव है कि जहाँ जिस घर में है उस घर को मजबूत करो। वो मजबूत कैसे होगा? अब आपको शायद जानकारी हो, मुझे समाजवादी पार्टी ने 2022 में टिकट दिया था। बी फॉर्म लेकर के मैं आ गया था। बी फॉर्म लेकर के मैं अपने कलेक्ट्रेट आगरा में जमा कर रहा था। फाइल मेरे हाथ में थी, मेरे सामने वो बाबा थे, फौजी, क्या नाम था उनका, रामनाथ सिकरवार जी अपना पर्चा दाखिल कर रहे थे। मैं उनके सेकंड में था, अपना पर्चा दाखिल करने के लिए साइन कर रहा था। साइन करके कोई कागज रह गया था उस पर। हमारे नेता का हमारे पास कॉल आता है कि शर्मा जी आपने टिकट आवेदन कर दिया? तो हमने कहा भैया अभी तो नहीं किया, हमारे हाथ में फाइल है, हम आवेदन करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप वापस आ जाइएगा, कुछ विचार करना है। लेकिन तब तक एक दूसरे नेता हमारी ही पार्टी के वहाँ पर क्या नाम है मीडिया पे बयान दे रहे थे कि फतेहाबाद विधानसभा का टिकट काट करके फलाने को दे दिया गया और फतेहाबाद विधानसभा टिकट कट गया है। ये सारी चीज़ें हमारे निकलते ही कलेक्ट्रेट से बाहर ही मीडिया खड़ी थी, आप लोग सब लोग मीडिया के लोग हैं, वो खड़े थे और बयान चल रहा था। तो हम समझ गए कि हमारे टिकट पर कोई ना कोई बात है, इसलिए बुलाया जा रहा है। हम निकले हुए पहुँचे, ये सपा की बात है? सपा की बात है। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मिले। उन्होंने हमसे कहा कि शर्मा जी कुछ परिस्थितियों बस हम आपका टिकट चेंज कर रहे हैं। और ये मेरे पास दूसरी बार हो रहा था, उधर राहुल गांधी के साथ भी हुआ, उधर अखिलेश भी आ गए। तो आपको बोलने की पड़ी क्या जरूरत थी कि मैं अभी पर्चा दाखिल करने नहीं गया हूँ, अभी मैंने दाखिल मैं अपने कह देते मैंने कर दिया है। मैं आपको बताऊं, ये राजनीति है, राजनीति में थोड़ा बहुत तो सुनिएगा, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ और वो भी अपने नेता से तो नहीं बोलूँगा।
इसे मैं नेता मानता हूँ, उससे झूठ नहीं बोलूँगा। झूठ बोलने के लिए मेरे अंदर तो कैसे होगी राजनीति? राजनीति झूठ से होती है तो मैं नहीं समझ में पड़ी। जनता तो यही कहती है, जो नेता सबसे बड़ा झूठ बोल रहे सबसे बड़ा नेता है वो ही तो जनता नहीं चाह रही है कि झूठ वाले नेता हैं। जनता चाह रही सच वाले नेता हैं जो हमारा काम करे। जीतने के बाद जनता के बीच जाता कौन नेता है? वो तो भाषण जितना जो दे लेता है उसकी जनता मुरीद हो जाती है। अब नहीं है, समय बदल रहा है, यूथ आगे आ रहा है, वो सब समझ रहा है। यूथ आके सब समझ रहा है कि कौन झूठे वादे कर रहा है, कौन जुमलेबाजी कर रहा है, कौन 15 लाख दे रहा है, कौन क्या दे रहा है। ये सब बदलने वाला है 27 में। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि हमेशा जनता के सवाल रहता है, शुरू से रहा है। एक पॉइंट और करेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि आपने पूछा है तो उसको जी। तो उन्होंने मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूछा कि हम आपका टिकट काट रहे हैं जी। तो मैं ठीक है भैया, आपने जो डिसीजन लिया अच्छा लिया होगा, तो मेरे नेता हो, पार्टी इसमें डिसीजन होगा। फिर वही राहुल गांधी वाली बात। हाँ, तो उनका स्माइल वाला चेहरा मेरे सामने आया। बोले कि नाराज हो? नहीं भैया, आपसे कैसी नाराजी, आप मेरे नेता हो, आपने मेरे और पार्टी इसमें काम किया होगा, आप तो कर ही नहीं सकते। वहाँ के बाद में मेरे पास आने वालों का तांता लग गया, अलग पार्टियों वालों का, कि आपका टिकट कटाए मेरे पास आइए, आपका टिकट कटाए मेरे पास आइए, आपका टिकट कटाए मेरे पास आइए। हम किसी पार्टी में नहीं गए, हम समाजवादी में रहे और समाजवादी का हर तरीके से काम किया हमने। अपनी सीट को जिताने के लिए हर संभव प्रयास किया हमने, लेकिन दुर्भाग्यवश जो लड़े थे वो हार गए। अब फिर भी टिकट मांग रहा हूँ, और जहाँ तक है भैया मुझे इस बार आशीर्वाद देंगे। इसलिए देंगे उसका कारण भी बता देता हूँ कि किसी आदमी के हाथ में बार बार थाली दे दो और उसे छीन लो ना, बार बार दे दो छीन लो, तो फिर वो छीनने वाले को भी ऐसा लगना शुरू होता है यार नहीं यार इसका हक बनता है। नहीं, इस बार तो मिलेगी आपको टिकट, ये तो इस बार भैया मुझे आशीर्वाद, इस बार टिकट आपको मिले, लेकिन इस बार मना मत करिएगा पंडित जी। नहीं जो है इस बार मैं कलेक्टेड पहुंच गया हूँ और आप पर्चा दाखिल नहीं करा। नहीं वो भैया ऐसा मेरा नहीं करेंगे, और अगर भैया फिर दोबारा आप मत करिएगा। नहीं झूठ, फिर भी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं आपसे यहाँ कह रहा हूँ, आपके स्टूडियो में कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। एक सवाल ये भी है कि थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन है कि जनता राजेश शर्मा जी को ही क्यों चुनेगी? अच्छा क्वेश्चन है आपका। अब जनता उसको चुनना चाहती है झूठ ना बोले। अब जनता चुनना चाहती है कि जो हमारे लिए रोजगार स्थापित करे। अब जनता चाहती है कि हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे। अब वो जमाना नहीं रहा कि वहाँ के पंडित जी ने कह दिया पूरे गांव के लिए, वहाँ के ठाकुर साहब ने कह दिया, या वहाँ के किसी और ने कह दिया पूरे गांव के लिए कि वहाँ वोट पड़ जाएगा। अब ये नहीं है। अब प्रत्येक व्यक्ति सामने देखता है मेरा कैंडिडेट कौन है, प्रत्येक व्यक्ति देखता है मेरे लिए कैसा रहेगा जी। अब जनता चाहती है अपने क्षेत्र का विकास, जातिवाद से और सारी चीज़ों से जनता हो गई है परेशान। अब जनता चाहती है जो व्यक्ति झूठ ना बोले, और मेरी छवि या जनता के बीच में ये है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। आज के दौर में लग रहा है आपको सब कुछ ठीक चल रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक चल रहा है। आदमी आज भी ईमानदार है, वही सर्वोपर है। कुछ समय के लिए आदमी लगता है कि ये बढ़ गया, नीचे हो गया, लेकिन जो ईमानदारी है आपकी वो सदैव आपके साथ रहे। जनता तो ये भी सवाल करती है कि नेता पहले आते हैं फील्ड में तो उनके पास कुछ नहीं होता है, जब वो बनते हैं तो उसके बाद बहुत कुछ अर्जन कर लेते हैं। इसीलिए तो हमें चाहती है कि ये पहले भी आ रहे हैं, और जब ये किसान थे तब भी आते थे, जब व्यापारी बने तब भी आते हैं, आज पार्टी में काम कर रहे तब भी आते हैं। इन्हें मिला क्या? 95 से लेकर के 2026 खत्म होने जा रही है, हमने कोई लाभ पद पर काम नहीं किया, और बिना लाभ के पद वाले काम करने वाला इतना लंबा समय रेगुलर अपनी विधानसभा में दे रहा है, सुख में, दुख में, दर्द में, बीमारी में साथ खड़ा है। भाई इसने तो कुछ लिया ही नहीं अभी तक, और इतने लंबे समय पर टिकट भी नहीं मांगा। 12 तक तो मैं टिकट ही नहीं मांगा, 95 से 12 तक मैं टिकट नहीं मांगा, तो ये भी बहुत लंबा समय हो जाता है। तो उन्होंने लगा कि नहीं ये स्वार्थी व्यक्ति नहीं है, ये जनता की इसकी बात करने वाला है। आज भी मुझे बुजुर्गों का बड़ा प्रेम मिलता है, भाइयों को बड़ा प्रेम मिलता है। आज भी कल भी मैं एक जगह बैठा था तो कह रहे भैया अब बार ले आओ किसी तरह से, अब तो थक गए हैं लोगों की झूठ से, कल भी कह रहे थे लोग। तो इस बार मुझे आशीर्वाद मिलेगा और चुनाव लड़ूंगा मैं। नहीं मैं भी पूरी श्योर हूँ कि इस बार आपको जो है चौथी बार आपका नहीं होगा, चौथी बार तो आपको जो चौका लगेगा। हाँ चुनाव लड़ूंगा, बाई चांस मान लीजिए एक बार। और जनता हमको भरपूर प्रेम कर रही है, जनता हमको जिताएगी, और हम उत्तर प्रदेश में सरकार भी बनाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ में सरकार बनाएंगे, और जो अखिलेश जी का विजन है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विजन है, जो उनको सामाजिक और उनके क्या नाम है विकास का विजन है, मैं उनसे प्रभावित हूँ। नहीं कई बार टिकट नहीं मिलता, लोग पार्टी छोड़ देते हैं। सर पार्टी छोड़ना हमारे लिए काम नहीं है, हमारे लिए क्षेत्र की समस्याओं का देखना काम है। हम पार्टी छोड़ कर हम चले जाएँ, दूसरी पार्टी में हम कर क्या लेंगे? हमारा नेता अच्छा नहीं हुआ तो। हमारे नेता हैं अखिलेश यादव, उनका विजन देखिएगा,
क्या नहीं लाए उत्तर प्रदेश के अंदर, वो अमूल का प्लांट लाए। पर आगरा ने कभी साथ दिया नहीं। हाँ, ये बात तो मानूंगा कि आगरा से कोई सीट नहीं निकली, पर इसके लिए ये भी मानूंगा कि आगरा का कुछ संगठनात्मक चीज़ें ऐसी रहीं, उससे नहीं हो पाया, या टिकट बंटवारे में हम लोगों से कोई चूक हुई है, अब तक ऐसा रहा है। लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं और इस बार हम आगरा से भी सीटें निकाल के अच्छी स्थिति में जा रहे हैं। राजेश शर्मा जी, आपको अगर टिकट मिलती है, अखिलेश यादव अगर सीएम बनते हैं, आपको टिकट मिलती है, आप विधायक बनते हैं, या आपकी कभी चर्चा इस मामले में आपके विकास क्षेत्र को लेकर के विधानसभा में कभी हुई उनसे? हाँ, चर्चा होती है मेरी। असल में फतेहाबाद का जो क्षेत्र है वो हमारे सैंपई से बिल्कुल जुड़ा हुआ क्षेत्र है, क्योंकि जैसे ही आगरा जिला खत्म होता है, इटावा शुरू हो जाता है वहाँ से, तो वो बहुत अच्छी से विधानसभाओं को जानते हैं। अब हमारे विधानसभा के लोग हैं, वहाँ विकास नहीं है, उद्योग धंधे नहीं है, तो वहाँ के लोग बाहर काम करने जाते, दिल्ली जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, अलग अलग स्टेटों में काम करने जा रहे हैं। रहता कौन है? बुजुर्ग रह जाते हैं हमारे। अब बाप से बच्चा बिछड़ करके अहमदाबाद रह रहा है, उसकी बीवी यहाँ रह रही है। अब दर्द तो आप समझते होंगे इस बात का। पलायन कर रहे हैं लोग। इस बात का दर्द ये नहीं है कि वो पलायन करके बेचारे वहाँ तो मकान नहीं बना पा रहे, अपनी बीवी बच्चों को नहीं ले जा पा रहे, अपने माँ बाप को नहीं ले जा पा रहे। उनके माँ बाप यहाँ पर हैं, उनकी बीवी बच्चे यहाँ पर हैं, वो इतनी दूर जाके वहाँ पड़े हुए हैं। जब हम गाँवों में जाते हैं हमें बड़ी कष्ट होता है। आप चाहते हैं कि उद्योग धंधा लगेगा? जब हम चाहते नहीं हैं, बनाएंगे उन्हें, हम चाहते नहीं हैं। हमारी बात हुई है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से, 27 में वो सीएम बनने जा रहे हैं, अच्छी सीटें जीत रहे हैं हम लोग। जब हम उनके साथ जाएंगे और हम भी विधायक बनेंगे क्षेत्र से, तो अपनी समस्याओं को, हमारी जो बात हुई है ना, पूरा करा लेंगे। कुछ उद्योग धंधे लगवाएंगे क्षेत्र के अंदर हम लोग, कुछ ऐसे कारखाने जो TDS से न आता हो, प्रदूषण ना होता हो, ऐसे कारखानों को लगवाएंगे। जैसे हमारे बच्चे वहाँ जा रहे हैं, वो यहाँ पर हमारा काम करें। बाहर नहीं जाए लोग, बाहर ना जाएं। राजस्थान MP यहाँ का रुख ना क्यों जाएं बाहर? बाहर क्यों जाएं भाई? अपने घर में ही रहें, अपने घर में रहें, माँ बाप के साथ रहें। माँ बाप के साथ रहेंगे तो बच्चे का भी कम से कम मन होता है सेवा करने का, माँ बाप का। पत्नी का भी एक धर्म होता है कि पति के साथ रहने का, पति का भी एक धर्म होता है रोज बच्चों से बात करने का। तो इस बात को देख करके बड़ी चिंता का विषय है। चिंता देखिए कितनी बड़ी चिंता है। पत्नी है, 2 महीने शादी हुए हैं, कहाँ? गुजरात में पहुंच गए। पति आ रहे हैं 6 महीने बाद। तो इस बात से चिंता तो है ना। हमारे यहाँ कारखाने होंगे, उद्योग बढ़ेगा, हमारे यहाँ उद्योग बढ़ेगा तो काहे हो जाएंगे बाहर? अपने उद्योग में काम करेंगे, अपनी विधानसभा में काम करेंगे, अपने माँ बाप की सेवा करेंगे। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पहले भी जब सीएम रहे थे तो आप पार्टी में थे इनके? नहीं, मैं उस समय नहीं थे, 22 में थे, 22 में थे। उस समय तो कुछ हुआ नहीं, कोई डेवलपमेंट तो रहा नहीं आगा। हाँ, डेवलपमेंट किया है ना। एक्सप्रेसवे कितना अच्छा दिया है, वो फतेहाबाद होके गुजरता है। सबसे लंबा और सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे जिस समय बना था वो अखिलेश जी ने बनाया, और बहुत कम समय में बनाया, और इतना बढ़िया बनाया, आज तक खराब नहीं है। बाकी जनता तो कहती है इससे मुझसे क्या लेना देना है एक्सप्रेसवे से। अरे मैं तो आऊँगा, आगरा शहर में आऊँगा, जनता वहाँ पे कार चलाने जा नहीं रही है। जिसको बैठ करके इटावा जाना है बस में, अब बस में कौन बैठेगा इस समय? किसान बैठेगा, मजदूर बैठेगा, मध्यम वर्गीय व्यापारी बैठेगा, छोटा दुकानदार बैठेगा। अब बस में बैठ के जा रही है। पहले बस ऐसे हल रही है ना, चल नहीं पा रही है, स्पीड पे नहीं जा रही है, धौंसियाँ लग रही हैं। आज एक्सप्रेस वे जाते हैं, जल्दी पहुँच जाते हैं और सुकून भरी स्थिति में पहुँच जाते हैं, परेशान नहीं होते हैं। तो उसमें सभी लोग चल रहे हैं, उससे जाति धर्म पूछ के थोड़ी लोग चल रहे हैं। तो 2027 में जिस तरह से लोकसभा में सफलता मिली थी, ठीक उसी तरह से आप मान के चल रहे हैं कि 2027 में सपा वापस आ रही है? 2027 में सरकार बना रही है, वापस नहीं आ रही, तब सरकार बना रही है। हाँ, आप विधायक बन रहे हैं उसमें? हाँ, मैं विधायक बन रहा हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मुझ पर आशीर्वाद होता है तो मैं विधायक बन रहा हूँ। फिर उद्योग धंधे वहाँ खुलेंगे? हाँ, बिल्कुल पक्का खुलेंगे। वहाँ स्टेडियम बनेगा? स्टेडियम बनेगा बच्चों के खेलने के लिए, अच्छे स्कूल्स बनाएंगे शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी करेंगे जो आज है नहीं वहाँ पर, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं। अभी भी कई पानी की समस्या है। जमुना जी पे डैम बनवाएंगे, जो जमुना मैया है उस पर डैम बनवाएंगे जिससे पानी की समस्या वहीं स्तर हो जाए। अब गंगा जल का प्रोजेक्ट चल रहा है अभी, नमामि गंगे वाला। अब बता दीजिए मेरे फतेहाबाद बनसा में एक बूंद पानी आया हो? कागजों में चल रहा है। तो ऐसे प्रोजेक्ट ना ला करके हम ऐसे स्थायी प्रोजेक्ट लाएंगे माँ, जैसे जमुना जी पे डैम बना देते हैं। चारागाह है आपके यहाँ? चारागाह है छोटे छोटे, लेकिन उनको डेवलप कराएंगे। गायों का जो इस समय मुझे लगता है किसी गांव में नहीं होगा चारागाह, तो इस समय सबने खत्म कर दिया है। ज़्यादातर खत्म हो गया है। जमीन थी ज़्यादातर उस पर हड़प लिया है और उसके बाद
जो चारागाह थे जानवरों के लिए छोड़े गए थे ग्राम सभा में, वो सब खत्म हो गए हैं। ज़्यादातर ख़त्म हुए हैं, लेकिन जहाँ जहाँ हम लोगों को लगता है कि चारागाह है, उस ज़मीन को हम लोग ये समाजवादी बचा के रखे हुए हैं, जिससे गायों को मिलता रहे कुछ। आगे जैसे गौशाला चल रही हैं, आपने देखा होगा गऊओं की दुरुस्ता है इस समय, इनको सब दुरुस्त कराएंगे। यही तो कार्य है धर्म का। धर्म का तो यही कार्य है, मुँह से बोलने वाला कार्य थोड़ा। इसलिए राजेश शर्मा चुनावी मैदान में ताल ठोकने जी, जा जी, रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। 3 बार से ठोक रहे, चौथी बार आपकी उम्मीद जी है। बिल्कुल पक्का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं भी उम्मीद करता हूँ और हम भी दुआ करते हैं आपके लिए, हमारे चैनल भी, कि आपको टिकट इस बार आए और आप विजेता हो वहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, अपने कैरियर सफ़र के बारे में बताने के लिए सी न्यूज़ पॉडकास्ट। धन्यवाद साहब। दर्शकों, देखिए, राजनीति का अखाड़ा बहुत ही अलग होता है और राजनीति के अखाड़े में जो जीत जाता है वो सिकंदर होता है। और सिकंदर होने के बाद जब वैधानिक पद आता है तो बहुत सारी चीज़ें के लिए हाथ खुल जाते हैं, चाहे वो सामाजिक सेवा हो, चाहे वो विदेश के, चाहे वो अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास हो। इसके अलावा आप अगर ये सोचें कि मैं अपने निजी प्राइवेट उससे अगर विकास कर लूँ या और कुछ काम करा दूँ, समाज की सेवा कर लूँ, छोटे मोटे कर सकते हैं आप, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। जब तक सरकारी अनुदान आपको, जब तक सरकारी निधि आपके पास ना हो, वैधानिक पद ना हो, तब तक बहुत मुश्किल है। लेकिन राजेश शर्मा कहना है कि वो निश्चित तौर पर इस बार टिकट लेकर के आएंगे और उम्मीद है कि जिस दिशा के साथ में, जिस मंशा के साथ में वो अपने विधानसभा क्षेत्र फतेहाबाद में वहाँ पर सेवा कर रहे हैं लोगों की, कोविड से लेकर अब तक का जो उनका सफ़र रहा है वो काफ़ी अच्छा सफ़र रहा है। उन्होंने बहुत कुछ समाज के लोगों को दिशा दिखाई है, बहुत कुछ दिया है उन्होंने, लोगों का दर्द दुख बांट करके खुद यहाँ तक आज जो पहुँचे हैं। आज स्कूल का एक सफ़र उनका चल रहा है, श्री महावीर जी पब्लिक स्कूल। इस एपिसोड में आज इतना ही। नमस्कार।